टाइम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 19। आज हमने इसका टॉपिक स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को हम मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स का नेम देते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये असल में हर सेल कोई भी जो स्पेसिफिक सेल होता है उसको उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं कि उसने डिफरेंशिएट होके बॉडी का कौन सा ऑर्गन बनाना है या किस में पार्टिसिपेशन करनी है। इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को हमने मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स का नाम दिया था। असल में जो जाइगोट होता है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट के बाद एक इंडिविजुअल जो है वो कैसा होगा। लेकिन इसमें कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे कोई भी सेल जो है वो डिफरेंशिएट होता है, इसको समझने के लिए स्पेसिमैन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द एम्फीबियन एम्ब्रियो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने एक फ्रॉग एम्ब्रियो लिया था एक फ्रॉग का और उसके एक्टोडर्मल पीस को रिमूव करवा दिया था और उस रिमूव्ड पीस को उसने सेपरेटली जो था वो डिश में ग्रो करवाया। और जो जिस एम्ब्रियो का उसने पीस रिमूव करवाया था, यानी कि एक्टोडर्म जिसकी रिमूव की थी, उसमें उसने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में देखा कि उसमें नॉर्मल उसके नर्वस सिस्टम की नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि उसमें नर्वस सिस्टम डिफेक्टिव हुआ सिर्फ और सिर्फ एक एक्टोडर्मल लेयर की रिमूव करने की वजह से। इसी तरह जो पीस उसने एक्टोडर्म का रिमूव करके उससे ज़्यादा ग्रो करवाया था, उसमें किसी किस्म की ग्रोथ देखी नहीं गई, हालांकि वो एक्टिव भी था और हेल्दी भी था। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, मेसोडर्मल लेयर यानी कि अंडरलाइंग द एक्टोडर्म के नीचे मेसोडर्म लेयर को सेपरेट किया और एक्टोडर्म को ही फोल्ड कर दिया और उसी ओरिजिनल पीस से ही एक्टोडर्म को फोल्ड किया। और उसने उसके बाद जो थी फ्रॉग में डेवलपमेंट देखी कि तो डेवलपमेंट से पता चला कि उसके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि उस फ्रॉग में किसी किस्म का नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट ही नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वो मेसोडर्म रिमूव करने की वजह से। फिर ये उसने ये प्रूव किया कि असल में मेसोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑन द एक्टोडर्मल लेयर, यानी कि मेसोडर्मल सेल से कुछ स्टिमुलेशंस या इफेक्ट जो है वो एक्टोडर्मल सेल्स की तरफ जाता है और एक्टोडर्मल सेल्स जो हैं फिर स्टिमुलेट होते हैं कि वो नर्वस सिस्टम की ग्रोथ कर सकें। इसलिए उनके ये सारी लेयर जो होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं या सिग्नलिंग की फॉर्म में सिग्नल मूव करते हैं मेसोडर्म से एक्टोडर्म की तरफ, जिससे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। एक और एक्सपेरिमेंट जो कि हैंस स्पेसिमैन ने और हाइल्ड मैनगोल्ड ने किया था 1924 में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, होती क्या है। ये कैपेसिटी होती है सम सेल्स की टू इवोक द स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स, यानी कुछ सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट कर देते हैं स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेस को दूसरे सेल्स में। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, दो एम्ब्रियो लिए गए थे सेलेमेंडर के। सेलेमेंडर जो है वो एक एम्फीबियन है, लिजर्ड लाइक जो है वो उसकी शक्ल होती है। और इसने दो एम्ब्रियो लिए थे सेलेमेंडर के गैस्ट्रुला स्टेज पे। फिर उन्होंने गैस्ट्रुला स्टेज पे उसके एक एम्ब्रियो में से डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप को एम्ब्रियो में से रिमूव कर दिया। अब ये ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोपोर असल में एक माउथ लाइक ओपनिंग होती है जो कि गैस्ट्रुला स्टेज पे बनती है। उसने इस ब्लास्टोपोर लिप्स की यानी कि उस एम्ब्रियो के डोर्सल सरफेस से, वेंट्रल हम सामने वाले हिस्से को बोलते हैं, डोर्सल बैक वाले हिस्से को बोलते हैं, उसने क्या किया था जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है कि ये उसने एम्ब्रियो के डोर्सल लिप्स से ब्लास्टोपोर लिप्स से जो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप्स से उसने एक पीस रिमूव कर दिया था और इस पीस को दूसरे एम्ब्रियो के वेंट्रल पार्ट पे अटैच कर दिया था। यानी कि दो एम्ब्रियो लिए, एक एम्ब्रियो की डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप्स से उसने एक पीस एक टिश्यू वहां से रिमूव किया और दूसरे एम्ब्रियो के वेंट्रल साइड पे यानी कि सामने वाले हिस्से में वो जो पार्ट था पीस उसने रिमूव किया था वो उसके साथ अटैच कर दिया। फिर उसने डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा तो इसमें देखा गया कि इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हो गया और इससे नोटोकोड की डेवलपमेंट और सोमाइट्स की फॉर्मेशन हो गई।
इसके अलावा सेकेंडरी एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब और कंप्लीट नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट भी देखी गई, जहाँ पे डोर्सल लिप जो था वो अटैच किया गया था। अब ये देखा गया कि ये यहाँ पे ये दिखाया गया, ये असल में ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये बाई से दिखाया गया, इसकी सेक्शनिंग काट के दिखाया गया है कि एक तो एम्ब्रियो जो था उसकी अपनी डेवलपमेंट हो रही थी, एक उसमें हमने टिश्यू अटैच कर दिया था। तो ये दो किस्म के एम्ब्रियो, यानी कि एक ही जो एक पीस हमने अटैच किया था उसके वेंट्रल पार्ट में, उसमें भी वो ग्रोथ पैटर्न देखा गया कि प्राइमरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट देखी गई, और जो सेकेंडरी नोटोकॉर्ड और न्यूरल डेवलपमेंट जो थी दूसरे एम्ब्रियो में भी देखी गई, जो कि उसके साथ असल में पूरा एम्ब्रियो अटैच नहीं किया था, कुछ सिर्फ एक कुछ पार्ट जो था जो डोर्सल लिप का वो अटैच किया गया था। बाद के एक्सपेरिमेंट से ये असल में से बोलते हैं ग्राफ्टेड किया, यानी कि यहाँ से टिश्यूज जो थे वो ग्राफ्ट किए गए, एक तो वो खुद एम्ब्रियो उसकी डेवलपमेंट हो रही थी, एक में टिश्यू ग्राफ्ट कर दिए गए। जो ब्लास्टोपोड लिप से टिश्यू ग्राफ्ट किए गए उसमें भी डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा गया, यानी कि नोटोकोड की डेवलपमेंट हुई, न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट देखी गई। बाद में ये असल में क्लियर हुआ कि असल में डोर्सल लिप और ब्लास्टोपोर जो है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो कंप्लीट, यानी कि वो पार्ट जो होता है उससे कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सकती है। और इसी एरिया को जो था, इसी एरिया जो है, यही एरिया जो है वो नोटोकोड, सोमाइड्स और प्री कोडल प्लेट की फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से इसी को डोर्सल लिप को स्पेसिमेन ने प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम दिया था, क्योंकि इसमें टिश्यूज होते हैं वो इस कैपेबिलिटी होती है टिश्यूज में कि वो सेकेंडरी एम्ब्रियो बना सकते हैं, यानी कि एक होस्ट हमारे पास एम्ब्रियो था उसमें जो अटैच किए हमने टिश्यूज डोर्सल ब्लास्टोपोड लिप से दूसरे एम्ब्रियो के टिश्यूज जो थे वो ट्रांसप्लांट किए गए या ग्राफ्ट किए गए, उससे भी दो किस्म के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो थी उसमें देखी गई। तो इसी को उसने प्राइमरी इंडक्शन का नाम दिया गया था कि असल में जो प्राइमरी इंडक्शन है वो किस वजह से होती है, वो ये डोर्सल लिप जो है ब्लास्टोपोर का जो डोर्सल लिप होता है उसमें ये कैपेसिटी होती है, यानी कि यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये पूरे का पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है एजिंग। एजिंग क्या होता है? उम्र का बढ़ना। एजिंग एक हम कहते हैं इनएविटेबल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, और ये एजिंग के प्रोसेस को जो है वो हम स्टॉप नहीं कर सकते। अलबत्ता जो है डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज़ करके हेल्दी एक्सरसाइज से इस प्रोसेस को हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। एजिंग की हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज़ अ नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी। अब एडल्ट इंडिविजुअल को या जो साइन होते हैं ओल्ड एज के, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो आ जाता है लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट्स। बालों के कलर जो है वो पिगमेंट जो होते हैं, जो भी आपका बालों का कलर है वो पिगमेंट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि वाइट होने शुरू हो जाते हैं बाल। उसके बाद आ जाता है जो हमारी स्किन पे, जो स्किन एरियाज में उसमें पिगमेंटेड एरिया आ जाते हैं, यानी कि उसमें पिगमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। स्किन उस तरह जो है स्मूथ नहीं रहती। इसी तरह फेस आर्म जो है पिगमेंट बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और झुर्रियाँ जिसे हम कहते हैं रिंकलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एजिलिटी, यानी कि जो चुस्ती होती है, जिस तरह जल्दी से जो यंग होता है वो जल्दी भागता दौड़ता काम करता है, उसकी बॉडी के अंदर एक चुस्ती होती है, चुस्त होता है ना बंदा, तो जल्दी से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एज के साथ साथ जो एजिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा वेट इंक्रीज कर जाता है, और विजन जो है वो पुअर हो जाती है, और इसके अलावा इंसान भूलना शुरू कर देता है, जनरल वीकनेस होती है, और इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह जॉइंट आर्थराइटिस, जो जोड़ों का दर्द होता है, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा जो है इलास्टिक टिश्यूज़, जो कि ट्यूनिका मीडिया, जिसमें ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स की जो ये लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसके रिजल्ट में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो अक्सर बड़े लोग होते हैं उनकी वेन देखें तो वो फूली हुई नज़र आती हैं, यानी कि उनके हाथों पाँव पे अगर आप देखेंगे तो उनकी वेन जो होती हैं वो
स्वेल हुई होती हैं, फूली हुई होती हैं, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो वेसल्स की ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग कोरोनरी आर्टरीज में, यानी कि हार्ट के पार्ट में जो ब्लड की क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं। अभी इसके पीछे एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है ये अननोन प्रोसेस है, लेकिन कुछ कंसीडरेशन, कुछ फ़र्ज़ किया गया है कि ये क्या चेंजिंग आती हैं। फर्स्ट आ जाता है कि सेल्स, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, उनके एक नंबर अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है कि उनके फिनट नंबर तक उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है, यानी कि इतनी देर तक वो डिवाइड करते हैं। जब वो उस फिनट नंबर तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फुली ग्रो हो जाते हैं। जिससे नर्वस सिस्टम है, हमारी मेंटल एक्टिविटी और मेमोरी जितनी हमारी बूस्टअप होनी है वो एक स्पेसिफिक एज तक होती है। उसके बाद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हमें भूलने की आदत हो जाती है। इसके अलावा चेंजिंग आनी शुरू होती हैं हमारे इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस में, जैसे सेज पास होती है, जिस तरह कोलाजन फाइबर्स में क्रॉस लिंकेजेस जो हैं प्रोटीन के वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, लूज़ होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड जो एजिंग का प्रोसेस की वजह है उसके बताया हुआ है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से सेल जो है डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। और एजिंग का प्रोसेस जो है वो हम स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते बाय द बेटर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फैटी फूड हम कम खाएं, वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर मील लें, एडिक्वेट स्लीप, नींद अपनी पूरी करें, स्मोकिंग का जो है ये स्मोकिंग ना करें। आइडियल वेट अगर हम गेन करें, क्योंकि अगर हमारी प्रॉपर फूड होगी, आइडियल वेट गेन करेंगे, वॉक करते रहेंगे, तो हमारी जो एज है वो अपनी एज से हम 11 ईयर जो है अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कम लग सकते हैं, अपनी एज को 11 साल तक पीछे ला सकते हैं। लेकिन एजिंग के प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते।